वेरिकोसील डायग्नोज होने के बाद सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो होता है अब क्या। और फिर शुरू होता है कंफ्यूजन। क्या मुझे सर्जरी की ज़रूरत है, क्या मुझे एम्बोलाइजेशन की ज़रूरत है, क्या मुझे ट्रीटमेंट लेना भी चाहिए। और फिर हम लेते हैं ओपिनियंस, कुछ दोस्तों से, कुछ गूगल से और कुछ पड़ोस के डॉक्टर्स से। और कभी कभी इन ओपिनियंस के चक्कर में ही हम एक गलत डिसीजन ले बैठते हैं और बाद में करते हैं रिग्रेट। एंड फिर हमारे सामने सवाल खड़ा हो जाता है अब क्या। मैं यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल ही क्लियरली स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, वेरिकोसील ट्रीटमेंट के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपके में एम्बुलाइजेशन काम किया तो बगल वाले के में भी एम्बुलाइजेशन काम करेगी, या आपके में सर्जरी काम की तो बगल में भी सर्जरी ही काम करेगी। हर मरीज की लाइफ साइकिल डिफरेंट है, फिजियोलॉजी डिफरेंट है, तो हमें मरीज के हिसाब से एक टेलर्ड ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। लेकिन डिसीजन लेने के लिए एक फ्रेमवर्क जरूर होता है और आज का वीडियो उस फ्रेमवर्क के ऊपर ही। सबसे पहले वेरिकोसील के अंदर वेरिकोसील को खत्म करने के लिए प्रोसीजर कराने की जरूरत ही क्यों। दूसरी बात, क्या मेरे लिए सर्जरी सही है। तीसरी बात, एम्बुलाइजेशन भला क्या है, एम्बुलाइजेशन क्या होता है और क्या मेरे लिए एम्बुलाइजेशन सही है। और चौथा, आपको पर्सनली क्या कराना चाहिए। और वीडियो को हमने फिक्शंस के हिसाब से नहीं बनाया है, वीडियो को हमने बनाया है फैक्ट्स के हिसाब से। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी का जो कंपैरिजन वाला पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले ये समझते हैं वेरिकोसील के अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अगर आप नोटिस करेंगे, जो हमारा अंडकोश टेस्टिस है वो शरीर से दूर होता है। ऐसा क्यों होता है? जिससे कि वो थोड़ा सा ठंडा रह सके। उसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से करीब करीब 2 डिग्री सेल्सियस कम। लेकिन अगर ऊपर की नसें, जो इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो दूषित खून हृदय की तरफ लेके जा रही होती है नसें, वो डायलेट होने लगे, उनकी वैल्व्स खराब हो जाए, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं वेरिकोसील, तो वहां पे खून आके रुकने लगता है। खून रुकने की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर, जो आमतौर पर 2 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए था, वो बढ़ने लगता है। और टेस्टिस के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम आती है स्पर्म के। क्या प्रॉब्लम आती है? स्पर्म प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है और स्पर्म की क्वालिटी भी इफेक्ट होता है। तो हमारे ट्रीटमेंट का जो गोल होता है वो 3 चीज़ों का होता है। पहला, जो खून रुक रहा है, यानी कि जो खराब वैल्व्स हैं उनको ठीक करना या उसको रोकना। दूसरा, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसे वापस से कोशिश करना कि नॉर्मल हो जाए। और तीसरा, स्पर्म प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना या फिर स्पर्म प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए। अब आते हैं असल बात पे कि ट्रीटमेंट कौन सा करना चाहिए। पहले बात करते हैं सर्जरी। क्यों? क्योंकि सर्जरी हमेशा से ट्रेडिशनली पहला ऑप्शन रहा है वेरिकोसील मरीजों के लिए, तो इसको समझना जरूरी है। सर्जरी के अंदर अभी की जो अप्रोच होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन। इसके अंदर अंडकोश के ऊपर एक छोटा सा चीरा लगता है और सर्जन ढूंढ के जो खराब नसें होती हैं उनको बांधता चला जाता है, टाई करता चला जाता है। लेकिन ये होता है या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में, जिसके अंदर रीढ़ के अंदर एक छोटी सी सुई लगती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, और कमर से नीचे का हिस्सा हमारा सुन्न हो जाता है, या फिर जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। रिकवरी में हॉस्पिटल से 1 से 2 दिन में आपको डिस्चार्ज जरूर मिल जाता है, बट रिकवरी में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है और कुछ केसेस में 4 से 6 हफ्ते का भी समय लग सकता है। तो सर्जरी क्यों करानी? सर्जरी करानी है, लेकिन उन केसेस में जिसमें एनाटॉमी डिफरेंट है, सर्जन क्लियरली ये बोल पा रहे हैं कि इस वजह से सर्जरी बेहतर है। तो क्या 2026 में सर्जरी बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है? नहीं, सर्जरी अभी भी एक वैलिड ऑप्शन है, लेकिन सिलेक्टेड केसेस में, जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुका। और टेक्नोलॉजी के साथ अब मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जो कि सर्जरी से शायद ज़्यादा सेफ भी है, रिकवरी टाइम भी कम लगता है, और अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो सर्जरी के इक्वल तो है ही। यहाँ पर मैं आपको एक रियल केस सिनेरियो बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मैं रेगुलर वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन करता हूँ। अगर मैं बात करूँ, हर 10 में से कम 1 से 2 मरीज ऐसे होते हैं जिनकी पहले सर्जरी हो चुकी है और उनको रिकरेंस होने की वजह से वो वापस अब एम्बोलाइजेशन की तरफ शिफ्ट। तो सर्जरी के केसेस में रिकरेंस क्यों हो रहा है? सर्जन तो देख रहे हैं, देखकर सारी नसें को बांध रहा है, फिर क्यों रिकरेंस हो रहा है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि जब सर्जन वहां पे देखते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी नसें दिखाई देती है, जिनको उनको एक एक करके टाई करना होता है। एक पेशेंट्स का काम है और बहुत बार डिफिकल्ट और टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से सारी नसें बंद नहीं होती, और अगर एक भी मेजर नस छूट जाए उस जगह पे जिसमें मेजर रिफ्लक्स हो रहा है, तो डेफिनेटली वो रिकरेंस का कारण बन सकता है। और यही वो मरीज होते हैं जो हमारे पास आते हैं सर्जरी के बाद भी, जिनको एम्बुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं एम्बुलाइजेशन कैसे सर्जरी से अलग है। जेन्युइनली मुझे एम्बुलाइजेशन बहुत एक्साइट करता है, क्योंकि साइंस का चमत्कार है। इसके अंदर हम पतले से तार के माध्यम से जो खराब नसें होती हैं उनके अंदर जाते हैं।
अंदर जाके नोटिस करते हैं रिफ्लक्स किन नसों में है और उन सारी नसों को एक साथ फोम केरोसिन के थ्रू बंद करते हैं और पीछे से परमानेंट एम्बुलाइजेशन के लिए ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरे के पूरे प्रोसीजर में ना तो कोई जनरल एनेस्थीसिया यूज हो रहा है, ना कोई स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज हो रहा है। बस लगती है एक छोटी सी सुई, जिससे देते हैं हम थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया और उसके बाद लगाते हैं एक और छोटी सी सुई, जिसके थ्रू पतले पतले तारों के माध्यम से इन खराब नसों के अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंच के एम्बोलिक मटेरियल्स की मदद से, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, डेटा बताता है कि अच्छे हैं, सेफ है, उनकी मदद से इन खराब नसों को बंद कर देते हैं। और अगर आप रिजल्ट्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन, जो कि एक नया प्रोसीजर है, उसका डेटा डेफिनेटली कम होगा सर्जरी के मुकाबले, बिकॉज सर्जरी पिछले कई दशकों से होती आ रही है और एम्बोलाइजेशन करीब एक दशक से शुरू हुआ है और पिछले 5-6 साल में ज़्यादा प्रिवलेंट हुआ है। तो डेटा अभी डेफिनेटली कम है, बट ओवरऑल रिजल्ट्स की परसेंटेज वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन की काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट 90 से 95% लोगों को एम्बोलाइजेशन या रीसर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है एम्बोलाइजेशन की। और अगर रिकवरी टाइम की बात करें तो मरीज सेम डे घर जाता है। 2 से 3 दिन में ज़रूर बोलता हूँ कि भाई घर पे रेस्ट करें, लेकिन थोड़ा मोड़ा काम घर पे रेगुलर काम अपना घर का कर सकते हैं। ऑफिस आप 3 से 4 दिन में जाना शुरू कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज जिम ज़रूर अवॉइड करना है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके देख के समझ लीजिएगा। कौन से मरीज हैं जिसके अंदर एम्बोलाइजेशन जो है वेरिकोसील सर्जरी से ऊपर आता है? हमारे हिसाब से हर मरीज में आता है, लेकिन पीडियाट्रिक केसेस में कोशिश करें आप सर्जरी की तरफ जाए या सर्जन का ओपिनियन जरूर लें। और कुछ केसेस जिसमें डेफिनेटली वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन सर्जरी के मुकाबले बहुत बेहतर साबित होता है, वो होता है बायलैटरल वेरिकोसील या रिकरेंस। सर्जरी हुई, इसके बाद रिकरेंस हुआ। तो अगर आपकी दोनों तरफ का वेरिकोसील है तो आपको सोचना ही नहीं, आपको केवल एम्बुलाइजेशन की तरफ जाना है, एक ही बार में दोनों तरफ का वेरिकोसील ठीक हो जाएगा। और रिकरेंस केसेस में डेफिनेटली एम्बुलाइजेशन एक बेहतर विकल्प है सर्जरी के मुकाबले, बिकॉज सर्जरी टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाती है और एम्बुलाइजेशन में हम अंदर से जो खराब नसें हैं उनको बड़े आराम से देख के बंद कर पाते हैं और रिजल्ट इन केसेस में एम्बुलाइजेशन के बहुत बेहतर है सर्जरी के। तो जल्दी से शुरू करते हैं कंपैरिजन, हेड टू हेड कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी की। रिकवरी के अंदर सर्जरी में लगता है 10 से 14 दिन, उसी दूसरी तरफ एम्बुलाइजेशन में 2 से 3 दिन। तो डेफिनेटली एम्बुलाइजेशन स्कोर करता है सर्जरी के ऊपर। फिर आता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में अगर हम सर्जरी की बात करें तो आपको देना पड़ेगा या तो जनरल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया। अगर हम एम्बुलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या लगेगी? सिर्फ एक छोटी सी सुई। स्कार डेफिनेटली सर्जरी होगी, स्कैल्पेल का तो यूज होगा ना। हमारे में हम स्कैल्पेल यूज ही नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली यूजिंग अ स्मॉल स्कारनेस, कोई स्कार नहीं। अगर हम रिकरेंस की बात करें तो सर्जरी के केसेस में रिकरेंस होता है, कितना होता है? 5 से 10% लोगों में होता है। क्या एम्बुलेशन के बाद रिकरेंस होता है? डेफिनेटली जो पुराने मेथड्स थे उसमें होता था, उसमें भी 5-10% होता था, बट जो अभी न्यूअर मेथड्स आए हैं, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट आया जिसके अंदर हम स्क्लेरोजेंट प्लस ग्लू का इस्तेमाल करते हैं या स्क्लेरोजेंट प्लस कॉइल प्लस ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, उसमें देखा गया है कि रिकरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन फिर भी इन दोनों को हम कंपेरेबल मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर सर्जरी के बाद रिकरेंस होता है तो आपको एम्बुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर एम्बुलाइजेशन के बाद रिकरेंस होता है तो मैक्सिमम केसेस में आप रीडू एम्बुलाइजेशन करा के, जो कि एक सिंपल प्रक्रिया है, आप अपना ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। आखिरी में सक्सेस रेट दोनों की सिमिलर है। फॉर एम्बुलाइजेशन इट इज समवेयर अराउंड 90-95%। 90 से 95% लोगों में अच्छे रिजल्ट आते हैं एम्बुलाइजेशन के बाद, और सिमिलरली सर्जरी में भी 90 से 95% लोगों में अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो सच क्या है? सच ये है कि एम्बुलाइजेशन, रिकवरी की बात करें, एनेस्थीसिया की बात करें, रीडू की बात करें, इन्वेजिवनेस की बात करें, इन सभी फ्रंट पे स्कोर करती है। लेकिन सर्जरी आउटडेट नहीं हुई। कुछ केसेस में डेफिनेटली सर्जरी का रोल पहले है, जैसे कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। आखिरी में एक मंत्र देता हूँ मैं आपको। आप अपने डॉक्टर से एक सवाल जरूर पूछिएगा, डॉक्टर अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या चूज करते? मेरा आंसर क्लियर है, मेरा आंसर एम्बुलाइजेशन है, क्योंकि लेस इन्वेजिव है, रिकवरी टाइम कम है, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस ना के